आज स्टार्ट करेंगे इसी में, जब हम 1950 से 1990 के बीच की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया था। अब हम आज इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 से 1990 के बीच में क्या सिचुएशन थी, क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, क्या प्लानिंग की, ये सारी चीजें मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। At the time of independence, the variety of industries was very limited. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आजादी के समय हमारी जो इंडस्ट्रीज थी भारत में बहुत ही लिमिटेड थी। और लिमिटेड क्या कहिए, एक कहा जाए तो कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल, यही जो इंडस्ट्रीज थी मोस्टली डेवलप्ड थी। इसके अलावा और कोई इंडस्ट्रीज वहां पे ना के बराबर थी। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी लिमिटेड। द कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज वेयर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। ये दो ही टेक्सटाइल अंग्रेजों ने किया था, वही डेवलप्ड भारत में हो रहा था। लेकिन उसी समय एक और इंडस्ट्रीज का कहा जाए तो टाटा का नाम सुना होगा। देयर वेयर ओनली टू वेल मैनेज्ड आयरन स्टील फर्म्स, जमशेदपुर एंड कोलकाता। दो इंडस्ट्री थी जो आयरन स्टील की थी। एक तो जूट और कॉटन तो डेवलप थी हो रही थी, और दूसरा अगर कहा जाए तो उसी समय एक आयरन स्टील फर्म जो जमशेदपुर में और कलकत्ता में थी, यह भी एक इंडस्ट्रीज उस समय मौजूद थी। देयर वाज नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जरूरत किसकी थी? पब्लिक सेक्टर, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पहले अंतर समझ लीजिए, क्या डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर में जिसमें 50-50% का 50% गवर्नमेंट होती है और 50% प्राइवेट होता है, और प्राइवेट सेक्टर टोटली प्राइवेट होता है, वो इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पे नीड थी पब्लिक सेक्टर की। क्यों नीड थी, क्या रीजन था? तो पहला रीजन हम लिखते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा था ही नहीं। जब पैसा नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज कहां से डेवलप होगी? तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वहां पे सरकार का सहयोग जरूरी है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर, ये दो चीज थी, पहला चीज था। और लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर कब पैसा लगाएगा? जब उसको उससे प्रॉफिट होगा। तो पहला चीज तो पैसा ही नहीं है, और इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर को पैसा लगाने की, क्योंकि लोग इसमें भाई अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसको अगर कहीं से मोटिवेशन मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, तब तो वो और अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव के नाम पे चीजें न के बराबर थी। तो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। तीसरा रीजन था, पब्लिक सेक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, भाई पब्लिक सेक्टर उस पर ऑब्लिगेशन था कि सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव वो कैसे पूरा करे। चौथा कहेंगे, तब सरकार ने रीजन में क्या किया, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया। जब कोई अगर चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी है तो कोई नियम बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई जिसको IPR 1956 कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। एक आपने पढ़ा था 1948 में बना था, और जब ये दूसरा बना तो सरकार ने IPR 1956 एक पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया। इस पॉलिसी में, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो उसके लिए कोई नियम बनाएंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, ताकि इसमें लोग अपना आके इन्वेस्ट करें या गवर्नमेंट उसमें अपना एफर्ट डाले। तो इसलिए इसी कानून बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको IPR के नाम से जाना जाता है, 1956 में। और पहला जब बना था 1948 में बना था। क्या था इसमें? इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। इसमें is a comprehensive package of policy measure which cover various issues connected with different industrial enterprises of the country। इस पॉलिसी को बनाने का मकसद ये था कि डिफरेंट टाइप की जो इश्यूज थे इंडस्ट्री सेक्टर में, उस चीज को रिजॉल्व करना। ऑन 30 अप्रैल, जनरली ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ये कब अडॉप्ट हुआ था, कब बना था ये इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन? ऑन 30 अप्रैल 1956। सेकेंड, पहला तो 1948 में बना था, और दूसरा सेकेंड IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो बना था 30 अप्रैल 1956 को बना, adopted in India, which was also the main objective of second 5-year plan।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जब प्लान बनता है तो हमारे 5 इयर्स के प्लान, 5 साल के लिए प्लान बनता था, तो पहला प्लान क्या बना था 1951 से 56 तक एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे आगे डेवलप करना है। तो इसके 5 ईयर प्लान के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। आप देखिए शेड्यूल ए में क्या है, उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज को शामिल किया। इसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब कि 50% गवर्नमेंट का सहयोग और 50% प्राइवेट। तो 17 इंडस्ट्रीज को, क्योंकि पहले हमारे पास इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड थी, कॉटन था, टेक्सटाइल था, बाद में आपको एक स्टील एंड आयरन की एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो यहाँ इन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर मिलकर जिसको बनाया, उसने 17 फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया, और जिसमें 50-50% या 100%, सॉरी ये 100% जो था पब्लिक सेक्टर टोटली, मतलब गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में लिया। और शेड्यूल सेकंड में 50-50% यानी पब्लिक सेक्टर 50% गवर्नमेंट की और 50% प्राइवेट की। तो ऐसे 12 इंडस्ट्रीज को इसमें शेड्यूल बी में रखा और बाकी जो रेस्ट थे उसको शेड्यूल सी में रखा। तो ये 3 कैटेगराइज गवर्नमेंट ने किया अपने 1956 आईपीआर जब उन्होंने अडॉप्ट किया इस इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को, तो उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब इसमें क्या क्या लिया, शेड्यूल ए में कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको टोटली गवर्नमेंट चलाती थी। उसमें जनरली क्या क्या था, आर्म्स हैं, एम्यूनिटीज हैं, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, जिसमें 100% केवल इसमें किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं, केवल गवर्नमेंट का। भाई आर्मी की जो भी आर्म्स से रिलेटेड जो भी हथियार बनेंगे उन्होंने प्राइवेट को नहीं दिया। इस पे पूरा नियंत्रण किसका था, गवर्नमेंट का, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ए में रखा गया। और प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट लिटिल रोड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई जनरली तो उसमें गवर्नमेंट का यहाँ सेकंड शेड्यूल में भी था, लेकिन कुछ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया, जैसे एल्युमिनियम के लिए मशीन टूल्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब जो जिस इंडस्ट्री में बन रहे हैं, तो वहां पे 50% गवर्नमेंट का रोल, 50% प्राइवेट सेक्टर का, तो उसको शेड्यूल बी में। तो ये जनरली क्वेश्चन 1 नंबर पे आते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसी तो अपनाई गई, तो उसमें शेड्यूल ए में कौन सी चीजें आती हैं, तो आप उसमें लिखेंगे गवर्नमेंट ने जैसे एटॉमिक एम्यूनिशन है, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, ये सब शेड्यूल ए में रखा गया। इसमें पूरी तरह नियंत्रण गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन। लेकिन शेड्यूल बी में गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें 50% गवर्नमेंट का और 50% प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया गया। और रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच आर मेनली ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अब जैसे धीरू भाई अंबानी जैसे लोग हैं, तो ऐसे को जितने प्राइवेट थे उनको एक कैटेगरी यानी शेड्यूल सी में रखा गया। तो ये 3 कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर हम इस तरह का करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे ग्रोथ करेगी, ये सोचकर ये पॉलिसी बनाई गई। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब आपको पता हो कि इंडस्ट्रीज पड़ा होगा, इंडस्ट्रीज तो ऐसे बनती नहीं, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक नियम बनाया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज ए रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपको इंडस्ट्रीज लगानी है तो भारत सरकार से आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, वो रिटन। टू एन इंडस्ट्रीज यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स द गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस। आपको अपने इंडस्ट्री से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट से आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा रिटन, जिसको हम लाइसेंस के नाम से जानते हैं, जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब उसमें इशू करने पे क्या क्या उसके हैं, इश्यूज किस पे करती है। अगर कोई आपको न्यू इंडस्ट्रीज लगानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, अगर आप अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने आप इंडस्ट्रीज को तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब आपको कोई प्रोडक्ट और भी डाइवर्सिफिकेट करना है, कोई अलग करना है और एक बनाना है, तो आपको भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3 जो कैटेगरी हमने डिवाइड किया लाइसेंस। तो गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे अपने प्रोडक्ट को नई इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हो तो, या आप अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड कर रहे हैं तो, या आप अपने कोई प्रोडक्ट को कोई अब दूसरा डाइवर्सिफिकेट कर रहे हो तो प्रोडक्ट को, तो आपको ये लाइसेंस इसके लिए गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। नो न्यू इंडस्ट्रीज वाज अलाउड अंडर ए लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। कोई भी न्यू इंडस्ट्रीज बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट के रिटर्न लाइसेंस के वो अलाउ नहीं किया जाएगा।
और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, समटाइम्स टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? समटाइम्स टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी गवर्नमेंट कंसर्न फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। सरकार ने क्या इसलिए ऐसा क्यों किया? इसने रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय आधार पे, जो ऐसा नहीं है कि सरकार को तो ये भी देखना है कि इक्विटी होनी चाहिए। भाई पता चला कि कोई क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा विकास कर रहा है और कोई क्षेत्र जो बिल्कुल बैकवर्ड है, पिछड़ा है। एक क्षेत्र में सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो पिछड़ा एरिया है, तो जैसे आपने सुना होगा, एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, जहां पे बहुत ही पिछड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो सरकार वहां पे इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योगपतियों को एक ऑफर करती है कि अगर आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाइए और ऐसी फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे तो हम आपको 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। तो इस तरह की छूट देती है ताकि वहां की, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी होती है। रीजनल इक्वालिटी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज को बनाया। जैसे मैंने एचपी लिखा है, बद्दी जगह है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, सब्सिडी, इंसेंटिव देती है, इसलिए कि सभी का समान विकास हो। इसी इंडस्ट्रीज में एक इन्होंने नियम बनाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको SSI के नाम से जानते हैं, कि अब छोटे मोटे उद्योग भी लगेंगे। तो 1955 में एक कार्वे कमेटी रिकॉग्नाइज की गई, जिसको कार्वे कमेटी रिकॉग्नाइज से नाम से जाना जाता है। ये कार्वे कमेटी 1955 में बना था। ये क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इस कमेटी का मेन पर्पस ये है, मेन पर्सपेक्टिव ये है कि छोटे छोटे उद्योगों को आगे प्रमोट करे। जो रूरल एरियाज हैं वहां पे छोटे जगह पे छोटे अमाउंट में उन चीज में इंडस्ट्रीज लगा के लोग वहां पे अपना डेवलपमेंट कर पाए। तो इसको हम SSI कहते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है 1955 में बनी थी कार्वे कमेटी के नाम से। इसका मकसद ही था कि हम रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट करें, छोटे छोटे उद्योगों को हम प्रमोट करें। और इसका भी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि उस समय 1950 में 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट का इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता था, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम आपका आज 1 करोड़ आज की डेट में है। अब तो और भी बढ़ गया होगा, लेकिन ये क्राइटेरिया क्या है ताकि छोटे उद्योगों को भी प्रमोट किया जा सके। SSI आर मोर, अब यहाँ पे है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे क्या होता है, मोर लेबर इंटेंसिव एट देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये उसका मकसद गवर्नमेंट का ये भी था कि जब छोटे छोटे उद्योग को लगाया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, लेबर इंसेंटिव्स वहां पे ज्यादा होंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। इसलिए कह रहा कि SSI आर मोर लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें लेबर ज्यादा यूज होते हैं एंड देयरफॉर जनरेट मोर। और अगर लेबर जहां यूज होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो ये इसका पर्पस था। SSI कैन नॉट कंप्लीट विद बिग इंडस्ट्रीज देयरफॉर। अब SSI क्या है, बड़े इंडस्ट्रीज को कवर नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, ऑफ प्रोडक्ट वी आर डन बाय द गवर्नमेंट रिजर्वेशन। देखिए SSC कैन नॉट कंप्लीट विद बिग इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज के बराबर तो नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर पहला क्या है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट वी आर डन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा है वेरियस कंसेशन और सब्सिडी वे आर गिवन टू SSI। ये 2 रीजन है। तो आपको मैं ये चीजें, जब इंडस्ट्रीज से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतना ही समझना है कि इंडस्ट्रीज जब 1956 में देखा गया कि हमारे भारत में इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है, कैसे इसको प्रमोट किया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसको ये सोचकर एक पॉलिसी बनाई। पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, पहले हमारे पास जूट और केवल कॉटन था, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद उसी समय अगर थोड़ा डेवलप हुआ तो आयरन और स्टील में जमशेदपुर में एक टाटा आयरन स्टील की कंपनी थी, जो जमशेदपुर में वो कलकत्ता में थी। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को लीड करने के कुछ रीजन थे कि कैसे हम पब्लिक सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करें। देयर वाज नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उसके कुछ कारण थे क्यों नहीं लीड कर पा रहे थे। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसा था नहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो कैसे वो लीड करेंगे। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, भाई इंसेंटिव कहां से, जब कोई पैसा जब उसको कहीं से, अब टाटा एंड स्टील लगाए तो उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अन्य जब देख रहे हैं कि उतना बड़ा उद्योगपति वो लग रहा है उसको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, तो अगला जो पिछले से लगाने के भी सोच रहे हैं तो कहेंगे हम कहां से लगाएंगे। तो लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, रेजोल्यूशन जो 1956 में पहला बनाया गया था 1948 में और दूसरा 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए कंप्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर। इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि डिफरेंट मतलब कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्री। कई भाई अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपने इश्यूज थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बनाई गई। पहला उन्होंने 30 अप्रैल 1956 में इंडिया जो है सेकेंड जिसको आईपीआर के नाम से जाना जाता है 5 ईयर प्लान में इसको शामिल किया 1956 में, और इसको कैटेगराइज किया गया शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में उन्होंने 17 फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया, इसमें 12 फैक्ट्री को इंक्लूड किया शेड्यूल बी में, और शेड्यूल सी में बाकी सारे रेस्ट जो है उसमें शामिल किया। 17 में गवर्नमेंट जितने भी अपने रेलवे है, आर्मी है, जो भी इस तरह के इक्विपमेंट उसके यहाँ बन रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा। और जिसमें एल्युमिनियम है, मशीन्स है, फर्टिलाइजर्स है, इसमें 50-50% गवर्नमेंट का 50% रोल, 50% प्राइवेट सेक्टर का, और बाकी जो इंडिविजुअल प्राइवेट था जो कंट्रोल बाय ओन, वो आपको रिमेनिंग जो कहते हैं उसको शेड्यूल सी में रखा। और फिर नियम बनाया कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको भारत सरकार से रिटन लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो सरकार ही इशू करती है। अगर आपको नई इंडस्ट्री लगानी है तो, अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना है तो, और अपने प्रोडक्ट को अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो, इसके बदले आप ये दूसरा कुछ आप लगाना चाह रहे हैं तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। नो न्यू इंडस्ट्रीज वर अलाउड। कोई भी नई इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना लाइसेंस की स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। समटाइम्स, और सरकार ने कुछ जगह ऐसा भी किया कि जहां पे पिछड़ा क्षेत्र है, रीजनल इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्षेत्रीय आधार पे भेदभाव ना हो, उसको भी मेंटेन किया जाए, पिछड़े क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो, इसलिए सरकार ने इस तरह के इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति जो होते थे उनको इस तरह का प्रमोशन मतलब ये दिया जा गया कि अगर आप इस क्षेत्र में अगर अपनी इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो हम आपको वहां पे टैक्स फ्री करेंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, सब्सिडी देंगे, आप पिछड़े क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाइए ताकि वहां पे रोजगार डेवलप किया सके। सरकार ने दूसरा नियम बनाया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको एसएसआई कहते हैं, कि छोटे मोटे उद्योगों का भी प्रमोशन किया जा सके। तो कार्वे कमेटी बनी रिकॉग्नाइज जो सरकार ने की, जिससे कि छोटे मोटे उद्योगों को भी डेवलपमेंट, और इसमें इन्वेस्टमेंट का कितना कर दिया, 1950 में 5 लाख था, बाद में मैक्सिमम जो 1 करोड़ रुपए प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ तक के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत माना जाता है। और इससे क्या हुआ, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्योंकि इसमें लेबर, छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां मशीन से नहीं हाथों से काम होता है, लेबर इंटेंसिव का वो वर्क होता है। तो इससे, और इस एसएसआई के आने से जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। और एसएसआई कैन नॉट कंप्लीट द बिग इंडस्ट्रीज। भाई एसएसआई जो है बड़े इंडस्ट्रीज को पूरा नहीं कर सकते, क्यों? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट वे आर डन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार के द्वारा ये रिजर्व है, गवर्नमेंट का उसमें रोल है। वेरियस कंसेशन और सब्सिडी आर गिवन टू एसएसआई, और सरकार क्या कहते हैं, तमाम तरह के सब्सिडी और वो चीजें उनको देनी पड़ती। तो ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। दूसरे की बात करें तब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।